हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, इसमें देखो बच्चों क्या स्टेटमेंट है कूलम्ब्स लॉ की। इसमें आपका बताया है इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि जो कूलम्ब्स लॉ है ये हमें बता रहा है कि हमारे पास कंसीडर हमने कर लिया 2 पॉइंट चार्ज हैं। ठीक है, उनके बीच में जो आपका फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। जो चार्ज पार्टिकल होते हैं जो भी, उनके बीच में आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो काम करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करते हैं कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ की स्टेटमेंट है इसमें बताया है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, जो फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन जो फोर्स लगेगा किसके बीच में, पॉइंट चार्ज के बीच में, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। चार्ज के प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और जो हमारे दो चार्ज हैं पॉइंट चार्ज, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमारा कूलम्ब्स लॉ है। जैसे हमने कंसीडर कर लिए, टू चार्ज कंसीडर कर लिए, ये प्लस Q1 यानी कि पॉजिटिव Q1, ये भी आपका पॉजिटिव Q2, ये कंसीडर कर लिया। इनके बीच के डिस्टेंस को R कंसीडर कर लिया। अब दोनों चार्ज आपके क्या हैं, सेम है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल कर देंगे। इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, दूसरा इसमें देखें, ये आपका चार्ज Q1 है, ये क्या है, माइनस Q2 ले लिया, इनके बीच के डिस्टेंस R है, तो इनके बीच में क्या बनेगा, यहाँ पर अट्रैक्शन बनेगा। ठीक है, तो इनके चाहे रिपल्सन हो चाहे अट्रैक्शन, जो इनके बीच में फोर्स काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसको कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं हम। तो ये हो जाएगा, ये जो ऊपर स्टेटमेंट दिए कूलम्ब्स लॉ को, हमने इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, F यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी Q1 और Q2 दो चार्ज उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली होता है। इसमें ये मोड लगाया गया है। मोड क्यों लगाया गया है, हमारा एक चार्ज मान लिया पॉजिटिव है, ये चार्ज आपका क्या है, मान लिया नेगेटिव है। तो मोड लगाने का मतलब है जो मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेंगे तो दोनों हमने क्या है, वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आपका ये नेगलेक्ट कर देंगे, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव को कंसीडर नहीं करेंगे। मोड का ये मतलब अगर नेगेटिव भी होगा तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या आपकी पॉजिटिव कंसीडर हो जाएगी। ठीक है, ये लिख दिया। दूसरी बात क्या कही थी, जो दोनों चार्ज है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली। ये हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया आपकी 1, ये इक्वेशन हो जाएगी 2। 1 और 2 दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके इकट्ठा करके कैसे लिख दिया, F, ये आपका सिंबल हो जाएगा Q1 Q2, इसके लिए डायरेक्टली का काम करेगा, और यही सिंबल इसके लिए क्या करेगा, स्क्वायर, जो डिस्टेंस का स्क्वायर इसके लिए इनवर्सली का यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको। अब आगे क्या बताया इसमें देखो, नेक्स्ट इसमें आप जो है आपका ये है प्रोपोर्शनलिटी है, जो ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है इसको हमने यहाँ से क्या है, हटा देना है। प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटा के क्या लगा देंगे, K, क्या लगा दिया यहाँ पर K। अब K क्या है, इसको हम बोलेंगे ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर ये लगाया है K, इसको बोलते हैं K को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कांस्टेंट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखो बच्चों क्या बताई है, जो K की वैल्यू SI सिस्टम में आपकी क्या ली जाती है, 1/, इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे एप्सिलॉन नॉट ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ये, इसके बारे में बताएंगे। और CGS में K की वैल्यू क्या है, 1 आपकी कंसीडर होती है। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन 3 थी। यहाँ K की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन टी में 3 इक्वेशन में रखेंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, देखो इक्वेशन 3 क्या भी कम से हो जाएगी, ये F K की वैल्यू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये रख दिया Q1 Q2, और ये R², ये मोड मैं यहाँ पे लगा नहीं रहा, आप समझ जाना, ये मोड लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इस चार्ज की ये हो जाएगा आपको, इसको इस प्रकार से हमने ये लिख लिया, ये आपका फोर्स है। अब इसमें देखो ये एप्सिलॉन नॉट आया है, इसको क्या बोलते हैं, एयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसका जो पूरा नाम है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है,
जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है इसकी कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट की 8.854 इंटू 10⁻⁻12 ये वैल्यू होती है इसकी, ठीक है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ओके, अब जो है के को लिखा था हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 4 और पाई इसकी वैल्यू और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है आपकी, इसको यहाँ रखेंगे तो वहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों? के। जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है ना के, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ रखने से जो के है ये आ जाएगा आपका 9 इंटू 10⁻⁹ 9 इंटू 10⁻⁹ या क्या बच्चों आपकी के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपको? अब इसमें थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। इसके अंदर आपका क्या बताया, देखो मान लिया यहाँ से हम Q1 और Q2 इनको 1 कूलाम कंसीडर कर ले, Q1 को भी 1 कूलाम कर लें और Q2 को भी 1 कूलाम हम कंसीडर कर ले चार्ज को। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस जो R है इसको 1 मीटर कंसीडर कर लिया। क्या कर लिया? 1 मीटर। तो ये आपका फोर्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, देखो Q1 Q2 ये 1 1 हो जाएगा। R की वैल्यू भी 1 कंसीडर कर ली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी ये K के बराबर था। ठीक है, के इक्वल थी ये चीज़ और उसकी वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁻⁹ ये रख दी। तो यहाँ से हमारा फोर्स क्या आ जाएगा? F क्या आ जाएगा? 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। यहाँ से अब आप 1 कूलाम जो चार्ज होता है ना उसको डिफाइन कर सकते हो। किसको डिफाइन कर सकते हो? 1 कूलाम चार्ज को यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, कैसे डिफाइन कर सकते हो? 1 कूलाम चार्ज इज द मच चार्ज। ठीक है, 1 कूलाम चार्ज इज द मच चार्ज। ठीक है, in which two charge separated by a distance 1 meter and then the both charge experience a force 9 into 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है, दो चार्ज हैं वो, उनके बीच की डिस्टेंस आपने 1 मीटर ले ली। अगर उनके बीच में आपका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, रिपल्सन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है दोनों चार्ज के बीच में, अगर इतना फोर्स लगता है, ठीक है, तो वो जो चार्ज होंगे आपके वो आपके क्या कंसीडर हो जाएंगे? 1 कूलाम हो जाएंगे। क्या कहा जाएगा उनको? 1 कूलाम चार्ज कहा जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? यहीं से 1 कूलाम आपकी डेफिनेशन ये बनाई गई है। अब इसमें जैसे ये आया था एप्सिलॉन नॉट आया था, ये एक्चुअल में क्या है एप्सिलॉन नॉट? यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को देखो क्या लिखा गया है, ये परमिटिविटी है। इट टेल्स अबाउट, इससे हमें क्या पता चलता है? हाउ मच कितना, एंड हाउ इजीली और कितनी आसानी से, लाइन ऑफ फोर्स अलाउ बाय मीडियम, कोई भी मीडियम है वो अट्रैक्शन और रिपल्सन की जो लाइन है दो चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, उसकी अट्रैक्शन रिपल्सन की जो लाइन्स हैं उनको कितनी आसानी से कोई भी मीडियम अपने अंदर से पास होने देता, अलाउ होने देता है। ठीक है, कितनी आसानी से उनको अलाउ होने देता है, यही आपकी एप्सिलॉन नॉट यही बताती है। ठीक है, जैसे मान लिया दो चार्ज आपके, ये हो गया जैसे Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। मान लिया इनको फ्री स्पेस में रख दिया। कहाँ पर रख दिया? फ्री स्पेस में। ठीक है, फ्री स्पेस में, तो इनके बीच में जो आपका कितनी आसानी से इनके बीच में फोर्स लग जाएगा, ठीक है, वो कौन अलाउ करेगा? ये एप्सिलॉन नॉट अलाउ करेगी। कौन करेगा? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ से देखो, इसमें देख लेते हैं यहाँ से देखो जो ये फोर्स है दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है, इसके इनवर्स में है ना ये एप्सिलॉन नॉट। किस में बच्चों? इनवर्स में। कहने का मतलब है अगर एप्सिलॉन नॉट है जो ये परमिटिविटी आपकी ज़्यादा होगी यहाँ पर, यानी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो चार्ज के बीच में फोर्स उतना ही कम लगेगा। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कम होगी, जितनी ये वैल्यू कम होगी, परमिटिविटी कम होगी मीडियम की, या ये तो फ्री स्पेस की होती है, मीडियम वाली है उसको एप्सिलॉन एम से दिखाते हैं, एप्सिलॉन एम से दिखाते हैं, ये आपका आगे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये जितनी कम होगी तो उतना ही फोर्स ज़्यादा लगेगा, अगर ये ज़्यादा होगी तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जो परमिटिविटी है वो फोर्स के इनवर्स में है। ठीक है, तो फ्री स्पेस की बच्चों कम होती है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी सबसे कम होती है, इसलिए जो फोर्स लगता है वो फ्री स्पेस में अगर हमने चार्ज को रख दिया तो वहाँ आपका फोर्स ज़्यादा लगता है। क्लियर हुआ? परमिटिविटी की बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, अब बात कर लेते हैं, देखो यूनिट ऑफ एंड डायमेंशन ऑफ के, जो आपका ये के आया था, क्या नाम था इसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट था ना। अब इसकी यूनिट की बात करेंगे
इसकी यूनिट क्या होती है और इसका डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ से आपका ये थी इक्वेशन नंबर जो आपकी थर्ड थी, इसके अंदर यहाँ से मैं के की वैल्यू निकालूंगा तो ये आर स्क्वायर इधर चला जाएगा और Q1 Q2 इसके नीचे आ जाएंगे। तो यही किया है, जो के है वो आपका क्या हो जाएगा, देखो के क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ये हो जाएगा एफ, यानी कि इसको एफ इधर रहेगा, आर स्क्वायर इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा एफ आर स्क्वायर, और Q1 Q2 ये आपका नीचे आ जाएगा। फोर्स की क्या है, फोर्स की अब के की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है बच्चों, न्यूटन। ठीक है, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, ये स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और चार्ज की क्या है यहाँ कुलाम, कुलाम यानी कि ये हो जाएगा आपका कुलाम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कुलाम का स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो -2 पावर हो जाएगी। तो ये के की यूनिट आ गई बच्चों, क्या यूनिट आ जाएगी के की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। ठीक है, इसको आपने याद रखना चाहिए। क्लियर हो गया ये आपको इतना। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके डायमेंशन के का, अब क्या करना हमने बच्चों, डायमेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ आ जाते हैं डायमेंशन ऑफ के। अब के डायमेंशन के लिए देखो, ये के को हम एफ आर स्क्वायर Q1 इंटू Q2 ये हमने लिखा है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, फोर्स का डायमेंशन शाबाश क्या होता है, M1 L1 T-2, ये फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा। डिस्टेंस है R, इसका क्या डायमेंशन हो जाएगा बच्चों, L स्क्वायर हो जाएगा। जो चार्ज है Q1 Q2 इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, AT, और इस चार्ज का हो जाएगा बच्चों AT, ये हो जाएगा आपका। क्लियर हुआ ये आपको। ठीक है, अब इसको लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखो M1 L की पावर 1 ये है और 2 ये पावर है, तो L की पावर 3 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, A और A की पावर क्या है 2 है, ऊपर जाएगा तो A की पावर -2 हो जाएगा। अब T की पावर देख लेते हैं, T की पावर -2 पहले ही है, और T की पावर 1 ये है, T की पावर 1 ये है, 1 और 1 ये -2 हो जाएगा। T की पावर -2 ये नीचे +2 है, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, और -2 पहले ही से, तो T की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, -4। तो डायमेंशन के का क्या हो जाएगा, M1 L3 T-4 A-2, ये डायमेंशन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायमेंशन और यूनिट। अब किसकी पढ़नी है हमने, एप्सिलॉन नॉट की, किसकी पढ़नी है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, परमिटिविटी की भी। ये अब जिस हमने के की कर लिया तो के अपोजिट ही है। ये देखो के को हमने क्या लिखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई के लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यानी 4 की और पाई की तो यूनिट होती नहीं, एप्सिलॉन नॉट यानी 1/k के बराबर ही माना जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/k। अब के की क्या यूनिट थी बच्चों, हमने इसको निकाल लिया पीछे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये थी के की यूनिट। हमने एप्सिलॉन नॉट की बतानी है, तो ये आपका ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, n की पावर 1 प्लस है, ऊपर जाएगी n की पावर -1, m की पावर 2 ये प्लस है, ऊपर जाएगी m की पावर -2, और c की पावर ये कॉलम -2 है, तो ऊपर जाएगा आपका c स्क्वायर हो जाएगा। ये आपकी किसकी यूनिट हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ, ये हो जाएगी। जैसे के की यूनिट थी, क्या थी आपकी के की यूनिट, यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट इसके इनवर्स में है, तो ये के की यूनिट को आप अपोजिट कर देंगे, यानी के की n की पावर यहाँ 1 थी, तो यहाँ क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, m स्क्वायर था, ये क्या हो जाएगी, m-2 हो जाएगी। c की पावर क्या थी, कूलम की -2 थी, ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर। ये आपकी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट है वो 1/k है। अब k का क्या डायमेंशन है बच्चों, हम ऊपर निकाल चुके हैं, k का डायमेंशन क्या है बच्चों, m की पावर 1 L3 T-4 A-2, ये आपका k का डायमेंशन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट करेंगे तो ये हो जाएगा m की पावर -1 L-3 T आपका क्या हो जाएगा 4, और a आ जाएगा आपका स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर हो गया। ये डायमेंशन किसका आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का, ये आपका डायमेंशन हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये तो ये था आपका बच्चों कंप्लीट आपका कूलम्ब्स लॉ, यहाँ तक आपने इसको कर लेना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या आपका, हमने फोर्स को कैलकुलेट करना है, किसको कैलकुलेट करना है, फोर्स को। जो चार्ज दिए गए हैं, एक तो आपका 4 माइक्रो कूलम दिया गया है, और दूसरा जो चार्ज है ये आपका दिया गया है -10 माइक्रो कूलम। बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है
उसको कितना दिया बच्चों, 10 सेंटीमीटर। क्या दिया गया यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने नेचर बताना है कि भाई जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। अब ये नेचर तो हम यहीं से देख लेते, देखो ये चार्ज आपका प्लस का, ये चार्ज माइनस का, इसका मतलब इनमें दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो नेचर ऑफ फोर्स, इनके बीच में लगने वाला फोर्स का क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। क्या होगा वो, अट्रैक्टिव। अब कैलकुलेट करना हमने, तो फोर्स आपका क्या होता है, के Q1 Q2 आर स्क्वायर होता है। Q1 की वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रो कुलाम है, लेकिन हमने इसको SI यूनिट में लेके जाना कुलाम में। तो 4 माइक्रो कुलाम है, तो इसके कुलाम बनाने के लिए हमने क्या करना है, 4 × 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कुलाम हो जाएगा ये। ठीक है, -6 से इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। Q2 क्या हो जाएगा, ये 10 है, -10 है। देखो मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेंगे तो ये माइनस लेने की अब जरूरत नहीं है। तो 10 × 10⁻⁻6 कुलाम, ये दोनों कुलाम में हो गया। आपके डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करवा दिया, ये हो गया आपका। ठीक है, ये वैल्यू रख दो। देखो ये 4 × 10⁻⁻6 ये किसकी वैल्यू है, ये Q1 की वैल्यू है। 10 × 10⁻⁻6 ये किसकी वैल्यू है, Q2 की वैल्यू है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी बच्चों, ये बताइए, 9 × 10⁻9 हमने बताया था। ठीक है, R की वैल्यू क्या है, 10/100 और स्क्वायर है, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस टर्म को पूरे को जब हम इसको कंप्लीट अच्छे से सोल्व करेंगे तो आपका जो फोर्स है वो कितना आ जाएगा, 36 न्यूटन, 36 न्यूटन आ जाएगा बच्चों। तो ये एक छोटा सा इसका न्यूमेरिकल था, चार्ज से रिलेटेड। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, इसके बाद अब देख लेते हैं लिमिटेशन। क्या पढ़ना अब हमने अब करना है लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ की। कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन क्या है, कूलम्ब्स लॉ कहाँ पर अप्लीकेबल होता है आपका इसमें। अब आपका बताया, देखो क्या बताया है, इट कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर स्टैटिक चार्ज। जो कूलम्ब्स लॉ है वो कहाँ काम करेगा, स्टैटिक चार्ज के उसमें काम करता है केवल। ठीक है, चार्ज इन रेस्ट, चार्ज आपके रेस्ट में होने चाहिए, मूव नहीं करने चाहिए। अगर मूव करेंगे तो कूलम्ब्स लॉ काम नहीं करेगा। दूसरा क्या बताया है, पॉइंट चार्ज, यानी कि जब हम कूलम्ब्स लॉ को स्टडी करते हैं तो ये पॉइंट चार्ज के लिए करते हैं। पॉइंट चार्ज का मतलब वेरी स्मॉल चार्ज, बहुत छोटे कम चार्ज के लिए इसको हम पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ को। तीसरा क्या बताया इसमें, सेपरेशन बिटवीन चार्ज शुड नॉट बी वेरी लार्ज। जो आपका चार्ज है उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसका मतलब फोर्स आपका क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यानी कि डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होती चली जाएगी फोर्स उतना ही आपका क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो कहने का मतलब है जो चार्ज है उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और सेपरेशन बिटवीन चार्ज शुड बी नॉट, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत कम डिस्टेंस भी नहीं होनी चाहिए। वहाँ फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, वहाँ न्यूक्लियर फोर्स लग जाता है। जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज कितना होता है बच्चों, 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसमें में आपके क्या है, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी, और प्रोटॉन ऐसे। तो प्रोटॉन के बीच में, वैसे तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इस प्रोटॉन पे पॉजिटिव। अब प्रोटॉन के बीच में जो चार्ज लगेगा, सॉरी जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। लेकिन बच्चों प्रोटॉन और प्रोटॉन है, इसका मतलब अगर इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक मानेंगे तो ये आपका न्यूक्लियस को क्या कर देगा, बर्स्ट कर देगा, न्यूक्लियस फट जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं ना, क्यों, क्योंकि ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस बहुत कम हो जाती है, 10⁻⁻15 है, बहुत कम ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी, बहुत कम डिस्टेंस हो जाती है। तो वहाँ पर आपका फिर कूलम्ब्स लॉ काम नहीं करता, बल्कि आपका कौन सा फोर्स आ जाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। फिर कौन सा फोर्स आ जाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। तो इसका कहने का मतलब है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक सुटेबल डिस्टेंस पर ही आपका कूलम्ब्स लॉ क्या है, वर्क करता है, एप्लीकेबल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कंप्लीट कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड आपका टॉपिक था, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। ये एग्जाम में आपका बार बार पूछा जाता है। ओके, थैंक यू बच्चों।